चलें जी। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं आईएफआरएस के। और आप समझ लें कि जी आज जो मैं आपको ये एक या दो पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, जो डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ, इससे हमारे कोई हज़ार कॉन्सेप्ट्स मजीद इंटरलिंक्ड होंगे। सही है, ये वो पैराग्राफ है जिससे हमारे बहुत से सवालात के जवाबात जो हमें ढूंढने होते हैं इस पैराग्राफ से मिलेंगे। ठीक है, और ये वो कहते हैं ना कि जी ये मेरी जान है। तो आईएफआरएस S1 भी कहता है कि जी ये जो पैराग्राफ है ना, ये मेरी जान है। सही है, इसके अंदर सब कुछ, उसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो जब ऑब्जेक्टिव है तो इसके अंदर इसने सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिफाइन करती हैं। सही है, और इस तरीके से उसको डिफाइन करिए, इस तरीके से डिस्क्राइब करिए कि वो जब हम उसको पढ़ते हैं तो एक सवाल आता है, जब जहन में एक सवाल आता है फिर इस पैराग्राफ को वापस से पढ़ते हैं तो उस सवाल का जवाब मिल जाता है, फिर जब हम वापस पढ़ते हैं तो फिर एक और सवाल आता है, फिर इस पैराग्राफ से डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो फिर उस सवाल का आंसर मिल जाता है। और बहुत से बैकग्राउंड से मैं उसको लिंक करता हुआ चलूंगा, और जब बैकग्राउंड से लिंक करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जो कि नॉर्मली जो एक मिसकंसेप्शन है ना आईएफआरएस S1 के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, वो ये पैराग्राफ इसको आंसर करता है। और जब ये क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी जो हमारी पहली क्लास थी उसमें पढ़ा चुका हूँ। सही, उसमें पढ़ा चुका हूँ। आज मैं क्या करूंगा, मैं आज आपको उन चीज़ों को आईएफआरएस S1 के रेफरेंस से आपको बताऊंगा। सही है, मैं आईएफआरएस S1 रीड भी कराऊंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, उसको लिंक भी करूंगा, ताकि जो एक नॉर्मल चीज़ है ना बच्चे की कि भाई वो आईएफआरएस रीड करके नहीं जाते, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ यार कि मैं साथ साथ आपको सारे, चाहे वो बेसिस ऑफ कंक्लूजन हो, चाहे वो एप्लीकेशन गाइडेंस हो, चाहे वो अपेंडिक्स हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको रीड करा दूँ कनेक्शन के थ्रू, लिंकिंग के थ्रू, स्ट्रक्चर के थ्रू, ताकि आपको समझ में आए कि यार कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है, कौन सी चीज़ बाद में पढ़नी है। ये पैराग्राफ कहता क्या। मैं इसको पढ़ने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2 से 3 चीज़ें। सही है, जो मैंने पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया, तो पिछली क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि जी क्या, चूंकि बहुत सारी ऑडियंस है, सही है, तो आईएफआरएस S1 किससे डील करता है? द आंसर इज इन्वेस्टर। सही, इसका आंसर हमें मिल गया। फिर हमने कहा कि भाई जो पुराने लॉज एंड रेगुलेशन थे वो तो उसका सब्जेक्ट मैटर तो डिफरेंट था, वर्सेटाइल था, सही है, हैज़ार्ड था, स्कैटर्ड था। तो आईएफआरएस S1 किससे डील करता है? आईएफआरएस S1 ने कहा कि मैं सबसे डील करता हूँ, मैं सब ब्रॉडर टर्म है सस्टेनेबिलिटी। सही है, सिर्फ प्लांट लगाना, दरख्त लगाना मैं इससे डील नहीं करता, मैं ब्रॉडली हर एक चीज़ से डील करता हूँ। हमने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है अगला सवाल, क्या वो सारी की सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी? क्या वो सारे के सारे मैटर्स एफएस में आएंगे? तो इसका आंसर हमें ढूंढना पड़ेगा। सही, इसका आंसर हम इंशाल्लाह आज की क्लास में ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर हमने कहा कि जी ठीक, अच्छा ये इन्वेस्टर से डील करता है, और जब इन्वेस्टर से डील करता है, और सस्टेनेबिलिटी क्या है, सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, हमने उसको कवर किया। अब हम एक काम ये करते हैं कि जी हम एक पैराग्राफ, जो ऑब्जेक्टिव का पैराग्राफ है, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और यहाँ से मजीद सवालात को निकालने की कोशिश करते हैं, और पुराने सवालात के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। Information about the sustainability related risk and opportunity is useful to the primary users। तो प्राइमरी यूजर्स तो हमने पढ़ लिया, वो तो इन्वेस्टर थे। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इज यूजफुल टू द प्राइमरी यूजर्स। क्यों? बिकॉज। अच्छा, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और एक काम ये करते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। तो एक काम ये करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई डेफिनेशन अगर है तो फौरन से उसको देख लेते हैं, अगर है तो उसको रीड कर लेते हैं भाई। अच्छा जी, अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की डेफिनेशन देता है। सस्टेनेबिलिटी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की डेफिनेशन क्या देता है? अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जर्नल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटीज, sustainability related risk and opportunities that could reasonably be expected to affect the entity's cash flow, its access to finance or cost of capital over the short, medium or long term, including information about the entity's governance, strategy and risk management in relation to those risks and the opportunities and the related metrics and target। एक बहुत बड़ी, और टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखें, अगर आपने पहली क्लास ली हुई हो, इस डेफिनेशन के ऊपर ही पूरा आईएफआरएस S1 छुपा हुआ है। सही है, पूरा का पूरा आईएफआरएस S1 गवर्नेंस के ऊपर बात करता है, रिस्क के ऊपर बात करता है, मैट्रिक्स के ऊपर बात करता है, स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करता है, लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम के ऊपर बात करता है, एक्सेस टू फाइनेंस की बात करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करता है, कैश फ्लोज की बात करता है। तो अगर मैं इस डेफिनेशन को देखो तो वो डेफिनेशन जो आगे जाके 25 क्लासेस तक हमने इसको पढ़ते ही रहना है। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ, वो कहता है कुछ वर्ड्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स क्या है? वो कहता है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटीज, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज that could reasonably expected to affect the entity's cash flow।
तो इसका मतलब है कि अगर हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि भाई व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी, तो हमने कहा था ये तो बहुत बड़ी कायनात है, सही, तो पूरी की पूरी सारी चीजें हैं। और खुद IFRS S1 कहता है, मैंने आपको बेसिस ऑफ कंक्लूजन पढ़ाया कि जी ये तो एक ब्रॉडर टर्म है, सही, ब्रॉडर टर्म है, मैं उसको लिमिट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि क्या वो सारे के सारे सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड से मैटर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होंगे? यहाँ पे IFRS S1 बजाहिर एक क्लैरिटी देता है और वर्ड यूज करता है दैट could reasonably be expected to affect the entity's cash flow, its access to finance or cost of capital over the short, medium और long। सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कहता है कि जो पूरी कायनात है सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, अगर वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर वो इंपैक्ट कर रहे हैं, किसको इंपैक्ट कर रहे हैं? कैश फ्लो को इंपैक्ट कर रहे हैं, एक्सेस टू फाइनेंस को इंपैक्ट कर रहे हैं, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंपैक्ट कर रहे हैं। तो सर ये वर्ड क्यों लिखा कैश फ्लो को, ये वर्ड क्यों लिखा एक्सेस टू फाइनेंस को, ये वर्ड क्यों लिखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को? पुरानी क्लासेस याद करो, बिकॉज IFRS S1 की ऑडियंस जो है वो इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर के लिए क्या रेलिवेंट है भाई? उसका कैश फ्लो रेलिवेंट है भाई, एक्सेस टू फाइनेंस रेलिवेंट है भाई, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रेलिवेंट है। तो इसका मतलब है चूंकि बात इन्वेस्टर की थी, तो पहले सब सवाल के जब आंसर मिला इन्वेस्टर की थी, तो हर वो सस्टेनेबिलिटी ब्रॉडर टर्म है, तो हर वो सस्टेनेबिलिटी मसला जो कि इन्वेस्टर को इंपैक्ट करे, इन्वेस्टर को कैसे इंपैक्ट करेगा? अगर वो कैश फ्लो को इंपैक्ट करेगा, अगर वो एक्सेस टू फाइनेंस का मसला होगा, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का होगा ओवर द शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। आज मसला नहीं है, 5 साल बाद मसला है, 10 साल बाद मसला होगा, यस यू हैव टू डिस्क्लोज इट। आपको IFRS S1 में ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि हमारे पास IFRS S1 में जो हमने पहली चीज पढ़ी, ऑडियंस क्या है? इन्वेस्टर। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि जी सस्टेनेबिलिटी क्या है? हमने कहा ब्रॉडर टर्म। तो फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड आपने डिस्क्लोज करना है, मैंने कहा। तो इसका मतलब जो ब्रॉडर टर्म है सारे डिस्क्लोज करने हैं, हाँ, अगर वो इन्वेस्टर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और वो इन्वेस्टर को इम्पैक्ट कब करेंगे? जब वो कैश फ्लोज, एक्सेस टू फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हिट करेंगे प्यारे बच्चों, सही है। तो इसका मतलब है कि जी इतने ब्रॉडर टर्म को मैं थोड़ा थोड़ा करके नैरो किए जा रहा हूँ, और इसकी अभी बहुत सी अच्छी एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस और केस स्टडीज और एजुकेशन मटेरियल आपके साथ आज ही की क्लास में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो भाई डेफिनेशन के बाद हम वापस मूव कर जाते हैं हमारे मेन पैराग्राफ में। इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज यूजफुल टू प्राइमरी यूजर बिकॉज द एंटिटीज, अच्छा, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज यूजफुल टू प्राइमरी यूजर, और मैं इसको कनेक्ट करता हूं पैराग्राफ 3 से। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर्स एन एंटिटी टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल, जब वो ऑल का वर्ड करता है मतलब पूरी कायनात, ऑल द सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट, फिर वो आगे बता देता है, ऑल को मजीद डिफाइन करता है, दैट वो सारी चीजें जो कि रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट दी एंटिटीज कैश फ्लोज, इट्स एक्सेस टू फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवर द शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। तो कितना खूबसूरती से डिफाइन किया, एक तरफ ऑल का वर्ड भी कहता है और फिर दूसरी तरफ ये भी कहता है कि हर वो चीज जो कि इंपैक्ट करेगी इन्वेस्टर को, किस तरीके से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंस वगैरह था। अब हम एक काम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा इस डेफिनेशन को मजीद पढ़ने की कोशिश करते हैं, सही है। और जब इस पैराग्राफ को मजीद पढ़ने की कोशिश करते हैं, और जब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमारे जहन में मजीद सवाल आएंगे और उन सवाल के आंसर्स को मजीद ढूंढने की कोशिश करते हैं। Information about the sustainability related risk and opportunities is useful to primary user because an entity's ability, अच्छा वो कहता है कि अच्छा डेफिनेशन में पढ़ चुका, अब पैराग्राफ पढ़ा। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी क्या है? डेफिनेशन पढ़ ली, इज यूजफुल टू द प्राइमरी यूजर। क्यों? Because an entity's ability to generate the cash flows over the short, medium and long term, ये वही वर्ड है जो कि हमने पहले पढ़ा था, is inextricably linked to the interaction between the entity and its stakeholders, society, the economy and the natural environment. अब अगर मैं इसको गौर से देखूं तो एक तरफ तो वो कहता है कि जी कायनात में जितनी भी सस्टेनेबिलिटी है, पूरी कायनात जो सस्टेनेबिलिटी है, अगर उसकी हर वो चीज़ जो कि आपको इम्पैक्ट करे वो सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है, तो उसको क्यों डिस्क्लोज करना है? उसको इसलिए डिस्क्लोज करना है, या उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है प्राइमरी यूज़र के लिए? उसकी इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है प्राइमरी यूज़र के लिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जी जो आपकी एबिलिटी है, जो आपका बिजनेस मॉडल है, सही, बिजनेस मॉडल को भी डिस्कस करेंगे, वैल्यू चेन को भी डिस्कस करेंगे। जो आपका बिजनेस मॉडल है, जो आप कैश फ्लोस कमा रहे हो, सही है, जो एक्सेस टू फाइनेंस ले रहे हो, जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, सारी की सारी चीज़ें, ये जितना कुछ आप कमा रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, ये आप इंटरैक्ट किए बगैर कर ही नहीं सकते। किसके साथ इंटरैक्ट किए बगैर नहीं कर सकते? बिटवीन द एंटिटी। तो यहाँ पे आप लिखें देयर इज एन इंटरैक्शन, सही है, किसके बीच में? बिटवीन द एंटिटी। कौन सी एंटिटी? रिपोर्टिंग एंटिटी, जो कि IFRS S1 का डिस्क्लोजर दे रही है। एंटिटी, और एंटिटी किन किन लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रही है? एंटिटी इंटरैक्ट कर रही है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, एंटिटी इंटरैक्ट कर रही है सोसाइटी के साथ, एंटिटी इंटरैक्ट कर रही है इकोनॉमी के साथ, एंटिटी इंटरैक्ट कर रही है नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। यहाँ पे IFRS S1 आपको बताना चाह रहा है कि इन इंटरैक्शन के बगैर आप ये पैसा कमा ही नहीं सकते।
जब आप इन इंटरेक्शन के बगैर पैसा कमा ही नहीं सकते तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि जी आप इनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं और इसकी वजह से, और चूंकि आप इस पर डिपेंडेंट है और चूंकि आप इस पर डिपेंडेंट है, इसकी वजह से आपके कमाने की काबिलियत पे फर्क आ सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, और वो चीज इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, वो चीज क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहा है? तभी वो आपसे इस तरह का वर्ड यूज करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी डिस्कवरी इज यूजफुल टू प्रेजेंट बिकॉज an entity's ability to generate the cash flows over the short, medium and long is linked, inseparably linked to the interaction between the entity and its stakeholders, society, the economy and the natural environment. पेप्सी इंडिया में बड़ा जबरदस्त पैसा कमा रहा था, सही है, इट्स एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लोज, पेप्सी बड़े जबरदस्त कैश फ्लो जनरेट कर रहा था, लेकिन किस पे डिपेंडेंट था? पानी पे डिपेंडेंट था। और जब वो पानी ले रहा था सारा का सारा, तो जो वहां की सोसाइटी थी, जो कि एग्रीकल्चर था, उनको पानी नहीं मिल रहा था, और अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली पेप्सी की कंपनी जो है वो बंद हो गई, प्यारे बच्चों, सही है। इसी तरीके से नेचुरल एनवायरमेंट, जिसमें हमने बेतहाशा एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया हुआ है, इसी तरीके से सोसाइटी, जो मैंने आपसे पेप्सी की एग्जाम्पल डिस्कस करी। तो यहाँ पे आपसे IFRS S1 सिंपल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जी आप जो पैसा कमा रहे हो ना, वो पैसा आप किस तरीके से कमा रहे हो, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो? आप इंटरेक्ट कर रहे हो सोसाइटी के साथ, आप इंटरेक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट के साथ, आप इंटरेक्ट कर रहे हो इकोनॉमी के साथ, आप इंटरेक्ट कर रहे हो स्टेक होल्डर के साथ। चूंकि आप इनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और इनकी वजह से आप पैसा कमा रहे हो, तो कल को अगर इन पे कोई इंपैक्ट आएगा, चाहे आपकी वजह से चाहे किसी और की वजह से, तो अल्टीमेटली आपके ऊपर जो है वो इंपैक्ट आ रहा होगा। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं देखूं तो जो वर्ड लिखा हुआ है, अच्छा आप देखें, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, चूंकि IFRS का पैराग्राफ है, लेकिन मैं आपको पढ़ा इसको लॉ की लैंग्वेज से पढ़ा रहा हूँ, सही, तभी आपको समझ में आएगा कि जी ये जो मैं आपसे बातें कह रही थी मैंने पहली क्लास में, उसका आंसर्स कहाँ से निकले, सही है। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी जो इंटरेक्शन है वो बिटवीन एंटिटी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे अगला सवाल ये आता है कि जी एंटिटी का इंटरेक्शन हो रहा है सोसाइटी के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, इकोनॉमी के साथ और नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। तो सर इसका मतलब ये है कि जी एंटिटी का कोई अगर सप्लायर है, एंटिटी का अगर कोई सप्लायर है, और अगर वो सप्लायर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है स्टेक होल्डर के साथ, सोसाइटी के साथ, इकोनॉमी के साथ और नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ, क्या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मुझे अपने IFRS S1 के डिस्क्लोजर में देनी होगी? द आंसर इज यस, बिकॉज आगे आप जाके देखें और उसको हाईलाइट करें, थ्रू आउट द एंटिटीज वैल्यू चेन, सही है। तो वो कहते हैं एंटिटी का जो इंटरेक्शन हो रहा है इनके साथ थ्रू आउट दी एंटिटीज वैल्यू चेन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एंटिटी इंटरेक्ट कर रही है अपने सप्लायर के साथ, अगर एंटिटी इंटरेक्ट कर रही है सप्लाई के साथ, और वो उसकी एक वैल्यू चेन है, और वो अगर इंटरेक्ट कर रहा है सोसाइटी के साथ, वो अगर सोसाइटी के साथ गलत कर रहा है, वो इकोनॉमी के साथ गलत कर रहा है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ गलत कर रहा है, वो अपने वर्कर के साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब है वो भी आपके स्कोप में फॉल करेगा। तो एंटिटी सिर्फ ये नहीं कह सकती कि जी मैं तो पानी का कुछ नहीं कर रही, नहीं, अगर आपका सप्लायर पानी के लिए कुछ कर रहा है, तो कल को जब वो सप्लायर बंद होगा तो आपके प्रॉफिट्स भी कम हो गए, आपके पास भी रॉ मटेरियल नहीं आएगा, सही है। तो यहाँ पे जो उसने वर्ड ऐड करा वो करा थ्रू आउट दी एंटिटीज वैल्यू चेन। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड्स हैं, इसमें हम एक काम ये करते हैं, इन सारे वर्ड्स को और डिटेल में समझेंगे, स्टेक होल्डर, सोसाइटी, इकोनॉमी, नेचुरल एनवायरनमेंट को। लेकिन चूंकि एक वर्ड आया है वैल्यू चेन का, तो एक काम जल्दी से हम ये कर लेते हैं कि वैल्यू चेन की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और बिजनेस वैल्यू चेन की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो एक और डेफिनेशन आएगी बिजनेस मॉडल की, उसको पढ़ लेंगे। तो एक काम ये करते हैं, जल्दी से वैल्यू चेन के ऊपर एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और एक प्रिसाइज सी डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर, सही है। द फुल रेंज ऑफ इंटरेक्शंस, रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप। तो फुल रेंज ऑफ तीन चीजें, इंटरेक्शन, रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप रिलेटेड टू आवर रिपोर्टिंग एंटिटीज बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करता हूं और बिजनेस मॉडल की डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। एन एंटिटी सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट थ्रू इट्स एक्टिविटीज इनटू आउटपुट and outcomes that aims to fulfill the entity's strategic purpose and create the value for the entity। एक वैल्यू क्रिएट हो रही है, hence generate the cash flows over the short, medium। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल ये है कि जी मैं रॉ मटेरियल लेता हूं, उसको प्रोसेस करता हूं, सेल करता हूं, ये आपका एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, और इससे आप कोई वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। जब वैल्यू क्रिएट होगी तो आपके कैश फ्लोज होंगे, और कहीं पे भी इस बिजनेस मॉडल पे कोई इंपैक्ट आएगा। क्या मतलब कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से आपके कैश फ्लोज पे इंपैक्ट आ जाएगा, और वो चीज क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। उन चीजों को IFRS S1 में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब बिजनेस मॉडल की अगर हमने डेफिनेशन पढ़ ली तो वैल्यू चेन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। द फुल रेंज ऑफ इंटरेक्शंस, रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप्स रिलेटेड टू अ रिपोर्टिंग एंटिटीज बिजनेस मॉडल। तो जो कंपनी का बिजनेस मॉडल था, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट
इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल खरीदना, तो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, किससे इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या उस इंटरेक्शन में सोसाइटी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या उस इंटरेक्शन में सप्लायर के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या उस इंटरेक्शन में तुम जो है वो एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो। तो फुल रेंज ऑफ इंटरेक्शन, रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप रिलेटेड टू आर रिपोर्टिंग एंटिटीज बिजनेस मॉडल। तो अगर मेरा बिजनेस मॉडल है रॉ मटेरियल लेना, तो रॉ मटेरियल किससे ले रहा हूं, मेरे सप्लायर के साथ रिलेशनशिप है। अच्छा, जब आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल जब आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, अच्छा रॉ मटेरियल आ गया आपके पास, तो उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं। जब आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या आप सोसाइटी या एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? हाँ जी, मैं सोसाइटी एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ। कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? बिकॉज मैं क्लाइमेट में धुआं छोड़ रहा हूँ, मैं सारा का सारा पानी जो है वो मोहल्ले का, वो सारा का सारा मैं रख रहा हूँ, और मैं जो है वो अपने प्रोडक्ट वगैरह बना रहा हूँ। अब वैल्यू चेन का इंटरेक्शन, रिलेशनशिप एंड एंटिटी uses and depends on to create its product or services from the conception to delivery, consumption and end of life, including interaction, resources and relationship in the entity's operations, सही है, such as human resources, those along its supply, marketing and distribution channels, such as materials and service sourcing and the product and the service sale and delivery and the financing, geographical, geopolitical। इसका मतलब है वैल्यू चेन के ऊपर उसने कहा कि जी आपके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो आपका बिजनेस मॉडल से रिलेटेड है, सही है, अगर आपके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सप्लायर है, चाहे वो कस्टमर है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट है, चाहे उस प्रोडक्ट की जो है वो कंजप्शन है, ए टू जेड सारी की सारी चीजें जो है वो आपके वैल्यू चेन का पार्ट बन जाएगा। और जब वैल्यू चेन का पार्ट बन जाएगा तो अब जाके आईएफआरएस असेसमेंट का जो पहला जो मेन पैराग्राफ था, जो दिल आईएफआरएस असेसमेंट का, उसको पढ़ता है। तो यहाँ पे वो वर्ड क्या यूज करता है बच्चों, थ्रू आउट दी एंटिटीज वैल्यू चेन, सही है, थ्रू आउट दी एंटिटीज वैल्यू चेन। तो इसका मतलब ये है कि जी अगर आप रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है, सही, आपका बिजनेस मॉडल ये है कि जी आप रॉ मटेरियल लेते हैं और रॉ मटेरियल पे आप डिपेंडेंट है सप्लायर के ऊपर, तो आप सप्लायर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये आपकी वैल्यू चेन का पार्ट है, और अगर वो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल देने के लिए किसी तरीके से सोसाइटी को हार्म कर रहा है, एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है, क्लाइमेट को हार्म कर रहा है, तो आप ये ना सोचें कि वो सप्लायर कर रहा है, आप उसको इस तरीके से सोचें कि जो आपकी एबिलिटी है पैसे कमाने की, कैश फ्लोस कमाने की, या जो आपकी डिपेंडेंसी है इस सप्लायर के ऊपर, अगर ये सप्लायर मार्केट में कर रहा है तो ब्लेम इसी के ऊपर आएगा। चले मान लिया इसके ऊपर आया, जब इसके ऊपर आया तो होगा क्या, वो सप्लायर बंद हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा। जब वो सप्लायर बंद हो जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको गुड्स, आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, और जब आपको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा और ये आपकी वैल्यू चेन का पार्ट है, तो जो आपका बिजनेस मॉडल था कि मैंने रॉ मटेरियल लेना है, प्रोसेस करना है, आउटपुट करना है, बच्चों आप कैसे करेंगे। तो एक चीज जो एक और जो मैंने पहली क्लास में जो आपको बताया था, जिसमें मैंने पूरा आईएफआरएस एस1 आपको निचोड़ के समझाया था, मैं पैराग्राफ से आईएफआरएस एस1 के पैराग्राफ से उसके आंसर ढूंढवा रहा हूँ आपसे, सही है। तो यहाँ पे एक चीज थी कि जी क्या आईएफआरएस एस1 जो है वो सिर्फ एंटिटी पे फॉल करता है, वो कहता है नहीं, वो जो है फॉल करता है आपकी पूरी वैल्यू चेन के ऊपर। तो इसका मतलब है अगर सप्लायर भी पानी को खराब कर रहा होगा तो क्या मेरे लिए वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है? द आंसर इज यस। क्यों? ये आपका पैराग्राफ 2 है, और पैराग्राफ 2 में जो वो वर्ड यूज करता है वो कहता है थ्रू आउट दी एंटिटीज वैल्यू चेन, सही है। तो बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन के ऊपर एक अलग क्लास होगी, और अलग क्लास के ऊपर उसको और डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन चूंकि इस डेफिनेशन को अभी हम पढ़ रहे हैं, इस डेफिनेशन से जो डिफरेंट चीजें आ रही हैं उसको मैं थोड़ा सा प्रिसाइसली लेके चल रहा हूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जी जैसे एक पैराग्राफ पढ़ेंगे कुछ आंसर्स मिलेंगे, और फिर कुछ सवालात मजीद क्रिएट होंगे। जब सवालात मजीद क्रिएट होंगे तो उसका आंसर इसी पैराग्राफ से ढूंढेंगे या डेफिनेशन पे जाएंगे और आंसर को मजीद ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जैसे हम पढ़ते रहेंगे सवालात खुलते रहेंगे, आंसर्स मिलते रहेंगे बच्चों, सही है। अच्छा, फिर वो कहता है, आगे पढ़े, टुगेदर द एंटिटी एंड द रिसोर्सेज एंड द रिलेशनशिप थ्रू आउट इट्स वैल्यू चेन फॉर्म एन interdependent system in which the entity operates. The entity's dependencies on those resources and relationship and its impact। अच्छा, अब एक और सवाल सुनिएगा मेरी बात बच्चों। पहली क्लास हमने आईएफआरएस एस1 में पढ़ा, कि जी क्या कुछ स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैटर है। भाई ऑडियंस कौन है? सोसाइटी के इन्वेस्टर। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है कि जी क्या आप, सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर है कि जी क्या क्लाइमेट है? नहीं। क्या सिर्फ एनवायरनमेंट है? नहीं। क्या सिर्फ सोशल है? नहीं। क्या सिर्फ गवर्नेंस है? नहीं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? सारे के सारे सस्टेनेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है, सही, सारे के सारे सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, तो क्या वो सारे डिस्क्लोज होंगे? नहीं। आंसर क्या है? हर वो चीज जो कि इन्वेस्टर को इंपैक्ट करेगी, कैश फ्लोस वगैरह। अच्छा, फिर अगला सवाल ये आता है कि जो सब्जेक्ट मैटर थे उसका एक और मसला ये था कि कुछ सब्जेक्ट मैटर थे जो कि कहते थे कि जी आप ये डिस्क्लोज करें कि आप इन्वायरमेंट को और सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट कर रहे हैं, और कुछ फ्रेमवर्क ऐसे थे जो कि कहते थे कि जी आप ये डिस्क्लोज करें कि सोसाइटी आपके ऊपर क्या इंपैक्ट कर रही है, सही है, या इन्वायरमेंट आपके ऊपर क्या इंपैक्ट कर रहा है, ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे दो चीज़ें बच्चों, आईएफआरएस एस1 जो है वो किससे डील करता है? अगला सवाल क्रिएट हुआ, आईएफआरएस एस1 जो है किससे डील करता है?
यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है इंटरेक्शन का, उसको अगर हम हाईलाइट करें, इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू द इंटरेक्शन। तो ये जो इंटरेक्शन है ये वन वे है या टू वे है? भाई सिंपल सी बात है, इंटरेक्शन का मतलब क्या, मैं अगर सोसाइटी के साथ या एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं तो क्या मैंने वो डिस्क्लोज करना है, या सोसाइटी भी मेरे साथ, या एनवायरमेंट भी मेरे साथ, या क्लाइमेट भी मेरे साथ, या सस्टेनेबिलिटी भी मेरे साथ, या ह्यूमन रिसोर्स भी मेरे साथ अगर इंटरेक्ट करी तो मुझे वो भी डिस्क्लोज करना है। तो इंटरेक्शन तो टू में भी हो सकता है, वन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसका आंसर कहां से ढूंढूं? तो सेम पैराग्राफ जो दिल है IFRS S1 का, वो आपको कहता है द एंटिटीज डिपेंडेंसीज ऑन दोस रिसोर्सेज। तो इसका मतलब है, ये आपसे कह रहा है कि जी अगर आप डिपेंडेंट हो उन रिसोर्सेज के ऊपर, किन रिसोर्सेज के ऊपर? इट कुड बी लैंड, इट कुड बी क्लाइमेट, इट कुड बी वाटर, इट कुड बी एनिमल। द एंटिटीज डिपेंडेंसी ऑफ दोस रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दोस रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप। इसका मतलब है यहाँ पे उसने आपसे कह दिया कि दोनों चीजें कवर्ड हो रही हैं। आपकी डिपेंडेंसीज उन रिसोर्स एंड रिलेशनशिप के ऊपर, मतलब आप डिपेंडेंट हो उन रिसोर्स रिलेशनशिप को, या आप उसको इम्पैक्ट कर रहे हो, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दोस रिसोर्स। तो एंटिटी जो है वो इम्पैक्ट कर रही है उन रिसोर्स एंड रिलेशनशिप को, गिव राइज टू द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटिटी। तो कितना खूबसूरत पैराग्राफ है जो आपसे दोनों चीजों को कवर कर लेता है, कि वो आपसे कहता है कि सिर्फ वन वे नहीं है, टू वे है। अगर आप इम्पैक्ट कर रहे हो एनवायरनमेंट को तो भी डिस्क्लोज करना है, और अगर एनवायरनमेंट आपको इम्पैक्ट कर रहा है तो भी डिस्क्लोज करना है, प्रोवाइडेड दैट कि जी जो उसका इम्पैक्ट है वो इन्वेस्टर के लेंस से देखना, सोसाइटी के लेंस से ना देखना, माई खैरी के लेंस से ना देखना, इन्वेस्टर के लेंस से देखना। अगर उसके कैश फ्लोज को, एक्सेस टू फाइनेंस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आएगा तो आपने उसको डिस्क्लोज करना है।